हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल मेडिकल प्रिपरेशन में। आज का हमारा वीडियो का टॉपिक है एबीजी। एबीजी 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 हाँ भाई, वही एबीजी जिसका फुल फॉर्म होता है आर्टियल ब्लड गैसेज। एबीजी करने के लिए हमें आर्टियल ब्लड की रिक्वायरमेंट होती है। आर्टियल ब्लड, वीनस ब्लड, एबीजी सैंपल, सारे बोरिंग टॉपिक का वीडियो हम लोग बाद में बनाएंगे। अभी हम लोग मेन फोकस करते हैं एबीजी रीडिंग्स पे। अगर हमने एबीजी का सैंपल दे दिया है और हमारे पास में एबीजी की प्रिंटेड रिपोर्ट आती है, तो उस रिपोर्ट में हमें सबसे पहले क्या दिखता है? हमें दिखता है पीएच, PaCO2, HCO3, सोडियम, पोटेशियम, इलेक्ट्रोलाइट्स, ETCs, बहुत सारी चीजें उसमें दिखाई देती है। पर हमारा तो मेन फोकस होता है पीएच, PaCO2 कार्बन डाइऑक्साइड, HCO3 बाइकार्बोनेट के ऊपर। हम इन तीन चीजों को देखकर कुछ इजी स्टेप फॉलो करने के बाद आसानी से एबीजी का एनालिसिस कर सकते हैं। बिना किसी टाइम वेस्ट करे हम लोग हमारा वीडियो स्टार्ट करते हैं। हमारे पास में एबीजी की प्रिंटेड रिपोर्ट है, तो उसमें हम लोग सबसे पहले देखते हैं पीएच। तो पीएच की नॉर्मल वैल्यूज होती है 7.35 से 7.45। अगर पेशेंट के ब्लड का पीएच 7.35 से कम है तो वो एसिडोसिस में होगा, और अगर पीएच 7.45 से ज्यादा है तो पेशेंट अल्कलोसिस में होगा। सेकेंड स्टेप, हमें देखना होता है PaCO2 कार्बन डाइऑक्साइड। पीएच से 7.35 से 7.45 में से अगर हम लोग 7 को हटा देते हैं तो हमारे पास क्या बचता है? बचता है 35 to 45, और यही नॉर्मल वैल्यू होती है PaCO2 की। कार्बन डाइऑक्साइड की नॉर्मल वैल्यू होती है 35 से 45। क्योंकि एबीजी रिपोर्ट में कार्बन डाइऑक्साइड की वैल्यू 35 और 45 से बिलो या एबो है तो पेशेंट होगा रेस्पिरेटरी डिस्ट्रेस में, पेशेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में होगा। इसी तरह अगर हम लोग बात करें HCO3 बाइकार्बोनेट की, तो बाइकार्बोनेट की नॉर्मल वैल्यू होती है 22 से 26। इस तरह हमने ये सारी नॉर्मल वैल्यूज याद कर ली है। तो इसे याद करने से होगा क्या? नॉर्मल वैल्यूज तो सभी को पता होती है, इसलिए हमें क्लियर करने हुए हमारे कुछ कॉन्सेप्ट। अगर हम लोग बात करें CO2 की, नेचर होता है एसिडिक, मतलब जहां कहीं भी हमें एबीजी में CO2 या PaCO2 दिखे तो हमें माइंड में पिक्चर आनी चाहिए एसिड की। और पॉइंट नंबर सेकंड, CO2 का रिलेशनशिप होता है लंग्स से, और लंग्स के हमारे काम आते हैं रेस्पिरेशन के। इनमें CO2 में गड़बड़ है, ये ज्यादा है या नॉर्मल रेंज से कम है, तो पेशेंट रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम में होगा। ये हम पहले ही बात कर चुके हैं। अब हमें CO2 के साथ में देखना होगा पेशेंट का पीएच। अगर पीएच एसिडिक साइड पे अगर पीएच कम है तो रेस्पिरेटरी एसिडोसिस होगा, और अगर पीएच नॉर्मल रेंज से ज्यादा है तो रेस्पिरेटरी अल्कलोसिस होगा। अब हम लोग सेकंड कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, बाइकार्बोनेट के बारे में। इस तरह CO2 का रिलेशनशिप एसिड से होता है या CO2 एसिडिक नेचर की होती है, उसी तरह बाइकार्बोनेट जो होता है बेस लेवल का होता है या ये बेस नेचर का होता है। ब्लड में जितना ज्यादा अमाउंट बाइकार्बोनेट का रहेगा, ब्लड उतना ज्यादा ही बेस लेवल या एल्केलाइन लेवल का रहेगा। HCO3 लेवल 22 से कम है तो ब्लड एसिडिक रहेगा, और अगर 20 से ज्यादा है तो ब्लड एल्केलाइन रहेगा। सेकंड, इसका रिलेशनशिप होता है किडनी से, क्योंकि किडनी जो होती है वेस्ट प्रोडक्ट को बाहर करके मेटाबॉलिज्म के लिए एक मेजर रोल प्ले करती है। तो जब कभी भी हमें एबीजी की रिपोर्ट में HCO3 दिखे तो हमारे माइंड में दो पिक्चर क्लिक होना चाहिए। फर्स्ट होती है बेस की, एल्केलाइन की, और दूसरी होती है किडनी की। अगर हम लोग एबीजी की रिपोर्ट में किसी पेशेंट का HCO3 लेवल देखें और वो नॉर्मल रेंज से ज्यादा है या कम है तो पेशेंट मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में होगा। मेटाबॉलिक प्रॉब्लम में होगा इट मीन हम लोग देखेंगे पीएच। अगर पेशेंट का पीएच एसिडिक है तो पेशेंट मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होगा, और अगर पीएच एल्केलाइन है तो पेशेंट मेटाबॉलिक एल्कलोसिस में होगा। अब तो आप समझ गए ना, मेटाबॉलिक एसिडोसिस, एल्कलोसिस, एसिडोसिस, रेस्पिरेटरी एल्कलोसिस। अभी भी नहीं समझे तो हम लोग कुछ एग्जांपल देखे समझ। एग्जांपल नंबर फर्स्ट, अगर हमारे पास में पीएच है 7.25, PaCO2 कार्बन डाइऑक्साइड है 50, HCO3 है 24, तो हम लोग सबसे पहले देखेंगे पीएच है 7.25 और नॉर्मल रेंज होती है 7.35 से 7.45। 7.25 है ये एसिडोसिस में आएगा क्योंकि ये नॉर्मल रेंज से कम है। अब हम लोग बात करते हैं PaCO2 की, जो हमें दिया हुआ है 50,
PaCO2 की नॉर्मल वैल्यू होती है 35 से 45, 35 से 45। हमारे पास में PaCO2 दिया हुआ है 50, जो कि नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है। इसका मतलब पेशेंट को रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम है। अब HCO3 देखेंगे जो कि 24 है। नॉर्मल वैल्यूज होती है HCO3 की 22 से 26। HCO3 हमारा जो है विद इन द लिमिट है, नॉर्मल है, तो पेशेंट जो होगा रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में होगा। एक और एग्जांपल देख लेते हैं हम लोग। एग्जांपल नंबर 2। अगर हमारे पास में pH है 7.56, PaCO2 है 28, HCO3 है 22। अगर 7.56 की बात करें तो 7.45 जो कि नॉर्मल रेंज है उससे ये ज़्यादा है, तो ये एल्कोलोसिस में होगा। PaCO2 की बात करें 28, नॉर्मल रेंज होती है इसकी 35 से 45, मतलब ये नॉर्मल रेंज से कम है, बिलो है नॉर्मल रेंज के, तो पेशेंट रेस्पिरेटरी में होगा। HCO3 है 22, स्टार्टिंग रेंज होती है 22 से 26, ये नॉर्मल है, मतलब पेशेंट रेस्पिरेटरी एल्कोलोसिस में होगा। अब हम लोग कुछ और एग्जांपल लेके समझते हैं। एग्जांपल नंबर 3, तीसरा एग्जांपल है। अगर हमारे पास में pH है 7.25, PaCO2 कार्बन डाइऑक्साइड है 37 और HCO3 है 21। हम लोग देखेंगे पहले pH 7.25 जो कि नॉर्मल वैल्यू 7.35 से कम है, तो एसिडोसिस में होगा। PaCO2 जो कि 37 दे रखा है, नॉर्मल रेंज है इसकी 35 से 45, तो ये विद इन द रेंज है, मतलब नॉर्मल। HCO3 की बात करें बाइकार्बोनेट की, जो कि 21 दे रखा है, मतलब ये रेंज से कम है। इट मीन्स पेशेंट मेटाबॉलिक में, तो पेशेंट हमारा मेटाबॉलिक एसिडोसिस में होगा। एग्जाम्पलों से आपको क्लियर हो चुका होगा। अगर हम लोग बात करें किसी पेशेंट का pH नॉर्मल, बाइकार्बोनेट आयन की रेंज नॉर्मल से कम है या नॉर्मल से ज़्यादा है, और HCO3 की वैल्यू भी नॉर्मल से कम है या नॉर्मल से ज़्यादा, तो उस कंडीशन में हम लोग क्या करेंगे? तो इसके लिए हमारा नेक्स्ट पॉइंट आता है जिसको बोलते हैं हम कंपनसेशन। बॉडी अपने आप को रिपेयर करने लगती है तो उसे हम कंपनसेशन बोलते हैं। कंपनसेशन के लिए हमारे पास में 2 तरह की चीज़ें होती है। जिस तरह आपको मैंने पहले ही बताया है कि रेस्पिरेशन डिपेंड करता है CO2 पे और CO2 होता है एसिडिक। उसी तरह मेटाबॉलिक डिपेंड करता है हमारी HCO3 पे, और HCO3 होता है एल्केलाइन या बेस नेचर। तो आप खुद ही सोचिए, अगर हमारी बॉडी में एसिड की वैल्यू ज़्यादा होगी, एसिड ज़्यादा है मतलब कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, कार्बन डाइऑक्साइड ज़्यादा है, तो उसे कम करने के लिए, उसे नॉर्मलाइज करने के लिए हमें उसे न्यूट्रल करना होगा, और न्यूट्रल करने के लिए हमें उसमें बेस या एल्केलाइन मिलाना होगा, और एल्केलाइन है हमारा HCO3। मतलब जब कभी भी हमारी बॉडी में CO2 की गड़बड़ होती है तो HCO3 नॉर्मल रेंज से कम या नॉर्मल रेंज से ज़्यादा होके उसे इक्वल करने की कोशिश करता है, और इसे ही हम बोलते हैं कंपनसेशन। और सेकंड सिनेरियो है, यदि हमारे पास में HCO3 की वैल्यू मेटाबॉलिक प्रॉब्लम है और HCO3 की वैल्यू ज़्यादा है या कम है, तो उस टाइम पे CO2 उसके हिसाब से ज़्यादा या कम होके, नॉर्मल रेंज से कम या ज़्यादा होके उसे बैलेंस करने की कोशिश करता है, और इन दोनों ही चीज़ों को हम बोलते हैं कंपनसेशन। अगर ये कंप्लीटली बैलेंस कर पाता है तो इसे फुल कंपनसेशन बोलते हैं, और अगर ये इनकम्प्लीट कंपनसेशन कर पाता है तो इसे हम पार्शियली कंपनसेशन बोलते हैं। तो अब आप बोलोगे इसका भी एग्जाम्पल, तो इसका एग्जाम्पल है कंपनसेशन का हमारा फर्स्ट एग्जाम्पल है। अगर हमारे पास में pH है 7.30, PaCO2 है 50, HCO3 है 49, HCO3 बाइकार्बोनेट है 49। तो इसमें हम लोग देखेंगे सबसे पहले pH है 7.30, मतलब ये इट मीन्स ये 7.35 से कम है, मतलब पेशेंट एसिडोसिस में है। सेकंड CO2 जिसकी वैल्यू दे रखी है हमें 50 नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, मतलब पेशेंट रेस्पिरेटरी में होगा। अभी हम लोग यहीं पे रुक जाते हैं। सेकंड हम लोग देखते हैं HCO3 जो कि है 49। अरे ये भी तो नॉर्मल रेंज से ज़्यादा है, क्योंकि नॉर्मल रेंज है 22 से 26। तो अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग इसमें समझते हैं
कि जैसे कि मैंने आपको बताया था CO2 का नेचर होता है एसिडिक। CO2 बड़ा है इसलिए पेशेंट के ब्लड का pH भी बढ़ा हुआ है, pH भी एसिडिक लेवल पे है। CO2 के कारण अगर एसिडिक नेचर में है तो पेशेंट रेस्पिरेटरी एसिडोसिस में होगा। और HCO3 49 इसलिए आया है क्योंकि उसे CO2 को इक्वल करना था, CO2 को नॉर्मल रेंज में करना था, इसलिए वो अपनी रेंज से आगे चला गया और आगे जाके उसने CO2 को नॉर्मल करने की कोशिश करी, पर वो कोशिश कंप्लीट नहीं हो पाई। इसलिए कंपल्सेशन किस टाइप का? पार्शली कंपल्सेशन है। थोड़ा सा कंफ्यूजन है तो हम फिर से सेकेंड एग्जांपल ले लेते हैं। सेकेंड एग्जांपल में हमारे पास में pH है 7.51, CO2 है हमारे पास में 51, HCO3 है हमारे HCO3 बाइकार्बोनेट है 41। अब हम लोग देखेंगे हमारा pH है 7.51, ये तो एल्केलिक है, एल्कोलोसिस में है मतलब पेशेंट। CO2 है 51, मतलब पेशेंट रेस्पिरेटरी में होगा। नहीं, हम आप HCO3 देखते हैं, HCO3 हमारा 41, तो ये हमारा HCO3 भी बढ़ा हुआ है। अगर HCO3 भी बढ़ा हुआ है और CO2 भी बढ़ा हुआ है हमारे पास में, तो अब हम क्या करेंगे? हम वापस से हमारा कॉन्सेप्ट देखते हैं। अब हमारा ब्लड है एल्केलाइन, एल्कोलोसिस में है पेशेंट। अगर CO2 के कारण होता तो वो एसिडोसिस में होता है, एल्कोलोसिस में है मतलब वो एल्केलाइन के कारण, और एल्केलाइन है हमारा HCO3। तो HCO3 के कारण अगर पेशेंट एल्कोलोसिस में है तो ये होगा मेटाबॉलिक एल्कोलोसिस। मतलब दोनों से एग्जांपल से हमें ये क्लियर हो गया, अगर एसिडोसिस होगा तो रेस्पिरेटरी होगा और एल्कोलोसिस होगा तो मेटाबॉलिक होगा। इन कुछ एग्जांपलों से क्लियर हो चुका होगा। तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है। मिलते हैं हम लोग हमारे नेक्स्ट टॉपिक में। अगर आपको मेरी ये वीडियो और एडिटिंग अच्छी लगी है तो प्लीज मेरी इस वीडियो को लाइक करें, और आप मेरे चैनल पे नए हैं तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें।